स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। वही आज हम हमारी सीरीज चल रही थी एटम की। 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम हमारा तीसरा पार्ट क्वांटम नंबर लेकर आए हैं। यह कल की क्लास में भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए एक अलग पर्टिकुलर क्लास बनाना जरूरी था, क्योंकि वहां आप इतना पढ़ोगे पूरी 50 मिनट की वीडियो बनती और वहां पे आपको शॉर्ट करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि या तो आप आगे का ढंग से पढ़ते हो, पीछे का ढंग से पढ़ते हो, आप बीच में इसको शॉर्ट करते। बट सबसे ज्यादा पार्ट सवाल अगर आने के चांस है इस चैप्टर में तो यहीं से है। वेरी इजी चैप्टर है, ज्यादा नहीं आपको टर्म्स याद करनी है, आपको जो याद करा देंगे बस, फिर आपको सेशन को आगे बढ़ाते रहना। ठीक है, आइए। आपको सेशन सारे पसंद आ रहे होंगे, ऐसे आई एक्सपेक्ट फॉर यू। मैं तुमसे ऐसी आशा करता हूँ, क्योंकि सेशन में पूरी क्वालिटी मिल रही है आपको और कोई दिक्कत नहीं है। आइए सेशन को चालू करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या होती क्या है? द्रव्यमान संख्या पढ़ी, परमाणु क्रमांक पढ़ा। नंबर 3 पे आता है क्वांटम संख्या। ठीक है, क्वांटम संख्या। डाल्टन आ गया, डाल्टन के बाद रदरफोर्ड आ गए, रदरफोर्ड आ गए तो उन्होंने नाभिक दे दिया। रदरफोर्ड आ गए तो नाभिक आ गया तो बहुत सारी बातें हो गई। प्लैंक आ गया, क्लार्क मैक्सवेल आ गए, बहुत सारे उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत दे दिए। बहुत सारी चीजें हो गई, तो अब बात आ गई, देखो क्या स्पेक्ट्रम में रेखाओं ने बहुत कुछ समझा दिया था। मतलब ये बता दिया था कि कण की प्रकृति द्वैत प्रकृति का होता है, मतलब वो कैसे होता है, द्वैत प्रकृति का होता है, कणीय भी हो सकता है और स्पेक्ट्रम में भी हो सकता है। बहुत सारी चीजों को इसने बता दिया। द्वैत प्रकृति होती है उसकी इसकी। अब आते हैं, देखते हैं क्वांटम नंबर आया क्यों, क्वांटम नंबर आया क्यों। ठीक है, अब देखो सबसे पॉइंट बात है इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति को बताने के लिए, अब देखो इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति कैसे थी। ये क्या है हमारे पास? नाभिक है ना। और ये कौन सी अपने पास? ये अलग अलग सेल है, ये के सेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन है ना बहुत दिक्कत आई कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे वृत्ताकार गति में क्या चक्रण करता रहता है। तो बहुत सारे कंसेप्ट है कि चक्रण करता एक बार अंदर गिर के सर भी लगा, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं। अगर आपने यहाँ से भी चालू किया तो एक बार घूमता यहाँ पे आना चाहिए, नाभिक के अंदर गिर के समाप्त हो जाना चाहिए। तो परमाणु का अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। अब आगे कंसेप्ट कि परमाणु का तो अस्तित्व है, ये तो अस्तित्व के सवाल में खड़ा कर रहा है। तो ठीक है, क्वांटम नंबर साहब उन्होंने बताया कि इस इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन जैसे किस संख्या में किस तरह से मूव करेंगे, किस कक्षा में मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, और क्या जिनमें उनकी ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी ऊर्जा। क्योंकि जब भी देखो कोई निरंतर आप घूमते रहते हो तो ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा का ह्रास किस प्रकार से हो रहा है? ऊर्जा का ह्रास, क्योंकि एटम तो था, परमाणु तो था, अपने परमाणु के बारे में इतना पढ़ा कि परमाणु का अस्तित्व तो है, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी तो आया ना, क्रॉस क्वेश्चन आया कि जब सर्किल में घूम रहा है तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि परमाणु की ऊर्जा पूरी नष्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था, नहीं हुआ परमाणु नष्ट, परमाणु तो फिर भी था। देखें फिर, अब देखो इसका आप बताएगा इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और कैसे करेंगे, और कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा नहीं होगा। देखो अब आपको एक और बात बताते हैं, यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या होता है इस गैप में, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में, जल्दी बताइए क्या होता है, बताइए। यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे वैक्यूम होता है, मतलब निर्वात होता है। क्या होता है यहाँ पे? निर्वात होता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, निर्वात होता है, प्रोटॉन नहीं होता है। नाभिक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ही गति करते रहते हैं और यहाँ पे निर्वात होता है। ठीक है, बताइए अभी इन दोनों के बीच बल कैसे लगेगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन, दैट ही अट्रैक्ट करेंगे तो विपरीत है। नाभिक कैसी होती है? धनात्मक, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणात्मक, तो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ। और इन दोनों के मध्य, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के मध्य जल्दी बताइए, यहाँ ये दोनों रिपल करेंगे। आपको बताया था नाभिक के अंदर कौन सा बल रहता है, कौन सा फोर्स पढ़ाया था कल आपको? न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाया था। यहाँ तक चीजें क्लियर? आइए, तो उन्होंने क्या दिया, 4 प्रकार की संख्याएं दे दी आपको कि आप 4 प्रकार की संख्याओं से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और उनकी ऊर्जा के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं। 4 संख्या कौन सी थी, अच्छे एक तरह से अपन पूरा शॉर्ट आउट करते हैं आज इसको। इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ऊर्जा की सही जानकारी देता है। आइए, पहली आई थी मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। बात को बहुत अच्छी तरह समझ लेना, रिप्रेजेंट भी पूछ लेता है आपसे एसएससी, तो इतना ऐसा हो गया कि आपसे रिप्रेजेंट तक पूछ लेता है कि, क्योंकि इसके बाद आएगी
द्विभाषी जो भी आएगी प्रिंसिपल के बाद आती है, प्रिंसिपल आएगा पहले, फिर प्रिंसिपल, द्विभाषी, फिर मैग्नेटिक, जितने भी आएगी ना उनमें आपको है ना, क्योंकि इनका हर का अलग अलग है, शो रिप्रेजेंट करने का तरीका हर का अलग अलग है, तो आप है ना इनको सबसे पहले पहला पॉइंट आप ये याद रखना कि क्या, कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन, बोर्ड ने इसको गिवन किया था, बोर्ड नाम का वैज्ञानिक था जिसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाया, ठीक है। ये क्या बताती है, कोश के आकार को बताती है, किसको बताती है, कोश के आकार को। ये नाभिक है, उसके सामने चक्कर का कोश है इनके, तो आपको ये भी बताया था शेल बोलते हैं इसको, के, इसको एल, ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, एन हो गया, तो कोश के आकार को बताएगी, किसको बताएगी, कोश के आकार को, ठीक है। नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी को बताती है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, ये हो गया नाभिक और ये हो गया इलेक्ट्रॉन की दूरी को बताएगी। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बता रही है, अर्थात किसको बता रही है, अपने हिसाब से बताइए, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बताना मतलब अर्थात क्या, लेंस इसलिए छोड़ रखा, अर्थात मतलब परमाणु आकार को बता रही है, किसको बता रही है, परमाणु आकार को बता रही है। अगर नाभिक से पास होगा तो आकार छोटा, अच्छी तरह बना रहेगा, नाभिक से दूर होगा तो आकार बड़ा, नाभिक से दूर होगा तो आकार बड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताइए, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अर्थात परमाणु आकार, नाभिक से इलेक्ट्रॉन यदि पास होगा तो आकार कम या ज्यादा, कम होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो आकार बड़ा या ज्यादा, बड़ा होगा, क्योंकि अधिक डिस्टेंस ज्यादा होगी, अट्रैक्ट इतना नहीं कर पाएगा जितना वो पास वाले को करेगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और मान, बहुत जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब इंपॉर्टेंट है, सब एमसीक्यू रूप में आपसे पूछ सकता है। n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक। n बराबर 0 हो सकता है क्या, जल्दी आप मेरे को बता दीजिए, n बराबर 0 हो सकता है क्या, n बराबर 0 कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, इस बात को गांठ बांध लेना। एसएससी ने एक बार ये भी सवाल किया था, मुख्य क्वांटम संख्या में n का मान 0 संभव है या नहीं। 0 संभव कभी भी नहीं है, क्योंकि कोश ही नहीं होंगे तो एटम बनेगा ही कैसे, कोश ही नहीं होंगे तो एटम बनेगा कैसे, क्या नाभिक से एटम बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, कक्ष इलेक्ट्रॉन भी चाहिए आपको मूव कराने के लिए, बस। तो ध्यान रखें n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, एक पॉइंट लेके n नॉट इक्वल्स टू 0 ऑलवेज, हमेशा फैक्ट है। ऊर्जा स्तर को बताएगी, ऊर्जा स्तर, ये सब ऊर्जा स्तर होता है KLMN, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्या, ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए, पांचों जितने भी लिख रखे हैं, इन पांचों पॉइंटों को अच्छी तरह देख ही लेना और अच्छी तरह समझने की कोशिश करें एक ही बार में। मुख्य क्वांटम संख्या दैट इज स्मॉल n रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए जल्दी, दिक्कत है या तक नहीं है, एक पॉइंट लेके कोश का बढ़ता क्रम, कोश आपको बता दिए कौन से होते हैं, KLMN। तो कोश का बढ़ता क्रम मतलब आकार, तो सबसे छोटा आकार कोश पास कौन सा होगा, K वाला सबसे पास रहता है, फिर आता है L, फिर आता है M, फिर आता है N, ठीक है। ये हो गया कोश का क्रम, यही क्रम किसका हो जाएगा, कोशों की ऊर्जा का, कोश की ऊर्जा का। कैसे, जो पास रहेगा वो कम ऊर्जा में रहेगा, जो अधिक रहेगा वो अधिक ऊर्जा में, जो उसको अधिक ऊर्जा लगेगी, तो यही किसका क्रम है, कोश की ऊर्जा का क्रम भी यही होगा, कोश का बढ़ता क्रम भी, कोश का बढ़ता क्रम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत जल्दी बताइए, कोश का बढ़ता क्रम KLMN, K फिर L फिर M फिर N, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसी स्थिति में बढ़ता है, आपको पहले ही बता दिया है, और इसी फॉर्म में बढ़ेगा, पहले K फिर L फिर M फिर N, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव पहले K फिर L फिर M फिर M, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक और पॉइंट, अब कक्षकों की गणना कैसे करेंगे जल्दी बताइए, कक्षकों में उपकोष कैसे निकालोगे आप, उपकोष कौन कौन से होते हैं, S P और D और F, ठीक है। उपकोष होंगे, जितने कक्षक होंगे उतने ही क्या होंगे, उपकोष होंगे, तो उपकोषों की संख्या स्मॉल n, जितने कक्षक उतने ही उपकोष, जितने कक्षक उतने ही उपकोष, ठीक है। अब आइए नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या कैसे निकालोगे आप, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, किसका होता है n स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन काई में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n स्क्वायर। तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। मुख्य क्वांटम संख्या के लिए उपकोषों की संख्या होती है स्मॉल n होती है, कक्षकों की संख्या कितनी होती है n स्क्वायर होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n स्क्वायर। सबसे ज्यादा ध्यान देना आप इस पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बार पूछता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत बार पूछता है। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर यहीं पे शॉर्ट करते हैं, इतना ही आएगा, इससे कम ही आएगा, इससे कम ही आएगा, ये तो आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। गिवन बाय बहुत कोश के आकार को बताती है, कोश के आकार को कौन सी बताती है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी अर्थात परमाणु आकार। नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी आपको बता दिया, ज्यादा पास होगा तो आकार छोटा, दूर होगा तो आकार बड़ा। मान 1 2 3 4 और प्लस अनंत तक जितना जा सकते हो उतना। ठीक है, ऊर्जा स्तर को बताएगी। और n बराबर 0, कभी भी n का मान n नॉट इक्वल्स टू 0, कभी भी n का मान 0 नहीं हो सकता है। इस बात को फैक्ट उसको ध्यान रखें। ठीक है, कोश का बढ़ता क्रम, कोश की ऊर्जा क्रम, कोश n हो जाएंगे और कक्षों की संख्या n² और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। बस, और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, ध्यान रखें इसको आप। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आ गई? अब दूसरी नंबर पढ़ते हैं, एजीमैचुअल मतलब द्विवंशी क्वांटम संख्या, एजीमैचुअल नंबर, क्वांटम नंबर। नंबर 2, क्वांटम नंबर द्विअंशी क्वांटम संख्या। द्विअंशी क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या एजीमैचुअल क्वांटम नंबर दैट इज क्या बताएगी? ये बताएगी, आप देखिए उसने क्या बताया था, कोश के आकार को बताया था, ये बताएगी उपकोशों को। इनको बताएगी उपकोशों को। उपकोश कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। कौन कौन से होते हैं? एस, पी और डी और एफ। ठीक है, और किसको बताएगी? उपकोशों की आकृति को। उपकोश की आकृति, एस की आकृति गोलाकार, पी की डमलाकार, ऐसे। ठीक है, वैसे उपकोशों की आकृति को बताती है, उसको बताती है। और जल्दी बताइए क्या क्या हमने वहां पढ़ा था? मान पढ़े थे। मान होगा, इसका मान होगा, देखो एल का मान होगा, एल का मान किस पे निर्भर करेगा? मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात स्मॉल एन पे निर्भर करता है। मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखें। एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर करता है। कितना होगा एल का मान? 0 से लेकर n-1 तक। यहाँ पे n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या पे निर्भर करता है हमेशा, क्योंकि जब आप पहले काय की बात करोगे, पहले आप कोश की बात करोगे, फिर आप उपकोशों पे आओगे। जब तक आप कोश की बात ही नहीं कर सकते तो उपकोशों पे कैसे आओगे? इसलिए एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है 0 से लेकर n-1 तक। 0 से लेकर n-1 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। और ये बताइए, कभी भी n का मान l का मान n से ज्यादा हो सकता है क्या? कभी भी l का मान n से ज्यादा हो सकता है क्या? मतलब द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या से ज्यादा हो सकता है क्या? ये बताइए आप मेरे को। तो आपने वहां फैक्ट कौन सा लिखा था? n का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे मेरे को फैक्ट बताइए, क्या द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान से ज्यादा हो सकता है क्या? बताइए फटाफट। n is greater than l always। मुख्य क्वांटम संख्या का मान हमेशा l से ज्यादा ही होगा, क्योंकि जब इसमें से ये माइनस हो रहा है तो आप अपने आप से समझ जाइए, जब ये घट के आएगा जो भी आएगा आंसर, तो n के मान से तो एक ऐसे कम आएगा ना। यहाँ पे ये ऑलवेज ये फैक्ट है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या n बराबर 4 है तो उपकोशों के मान बताइए। अब आपको बता देते हैं कैसे उपकोशों के मान कैसे। n बराबर 4 है तो कैसे होगा? 0 से लेकर 0 से n-1, n का मान 4, तो 0 से लेकर 3 कौन कौन से हो गए? 0 1 2 3। 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? s को, 1 p को, ये d को, ये f को। ठीक है, तो f के लिए आएगा 3, d के लिए 2, p के लिए 1 और s के लिए 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए कितने उपकोश हो जाएंगे? 4 उपकोश हो जाएंगे n बराबर 4 के लिए। ठीक है, अब आइए n बराबर 4 के लिए उपकोशों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो, उपकोशों की संख्या निकालने का फॉर्मूला 2l + 1, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना। उपकोशों की संख्या, वहां पे आपने कोशों की संख्या निकाली थी, कैसे निकाली थी? n² से। कैसे निकाली थी वहां पे आपने? n² से। यहाँ कैसे निकालेंगे? इससे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपकोशों में 2l + 1, वहां पे n² का आगे 2n² कर दिया था, यहाँ पे 2 का गुणा कर देना बस, 2l + 1। यहाँ तो कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताइए, नहीं होनी चाहिए।
और आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको भी बोलना चाहिए था, आपको ये तो आपको कॉमन सेंस है ना कि दैट इज आप कैसे कर रहे हो, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एल से। हमेशा ध्यान रखना रिप्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज स्मॉल एल। पहले को स्मॉल एल से ये हो गया एमी म्यूचुअल क्वांटम नंबर, द्विआंशी क्वांटम संख्या उपकोष, उपकोषों की आकृति को बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट। एसपीडीएफ, एस पर गोलाकार, पी की डंबलाकार, जो वैसे। तो आप चीजों को और यहाँ से समझने की कोशिश करें कैसे, ठीक है। आइए अगली संख्या लिखते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सी हो जाएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आइए नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, रिप्रेजेंट स्मॉल एम। इस बार मैं सबसे आपको पहले पॉइंट में बता दिया रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंट स्मॉल एम। यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल एम से। गिवन बाय लिंडे, लिंडे नामक व्यक्ति का वैज्ञानिक था, इसने इसको गिवन किया था, मतलब दिया था इसको, ठीक है। क्या बताया, देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, ठीक है। और एक और चीज बताएगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति, और ठीक है देखो चुंबकीय क्षेत्र, देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में लगा जाए तो कोई चुंबक लगा दिया, उसमें आप इलेक्ट्रॉन की देख रहे हो कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो कौन सा बताता है आपको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मतलब चुंबकीय क्वांटम, नाम में छुपा है ना यार, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नाम में छुपा है। चुंबकीय आ गया तो चुंबक की कोई बात करेगा, बिना चुंबक के तो बात कर नहीं सकता, क्योंकि आपको याद रखने की आपको ट्रिक होनी चाहिए, बात हमेशा चुंबक की करेगा। तो देखो ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना, चुंबकीय क्षेत्र को मापने की विधि क्या कहलाती है, जल्दी बताइए, ये कहलाती है चुंबकीय आघूर्ण, और इसको काय में मापा जाता है, बोर मैग्नेटेट में। किसमें मापा जाता है, बोर मैग्नेटेट में, बीएम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी फेवरेट सवाल, चुंबकीय आघूर्ण को मापा जाता है बोर मैग्नेटेट में। किसमें मापा जाता है, बोर मैग्नेटेट में। यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए यहाँ पे आप 2 पॉइंट और लिखिए, यहीं पे जीमान प्रभाव। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थिति में परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का जो भी आदान प्रदान कैसे भी टूट रहा है, विस्थापित हो रहा है, उपकोषों में, कक्षकों में, वह क्या कहलाता है, वह जीमान प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, जीमान प्रभाव कहलाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु की स्थिति, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु की स्थिति क्या कहलाती है, जीमान प्रभाव कहलाती है। और एक इसका ही दोस्त है, वो कहलाता है स्टार्क प्रभाव। क्या कहलाता है, स्टार्क प्रभाव। और स्टार्क प्रभाव क्या है और जीमान प्रभाव क्या है, देखिए जीमान प्रभाव क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु की स्थिति, मतलब किसकी बात कर लिया, चुंबकीय क्षेत्र की। और नंबर 2, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु की स्थिति, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परमाणु की स्थिति क्या कहलाती है, स्टार्क प्रभाव कहलाती है। दोनों बातों का ध्यान रखें। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, निम्न में से कहलाता है क्या, परिभाषा दे देगा आपको, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु की स्थिति का ऊंचा प्रभाव दर्शाता है, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की स्थिति में परमाणु की स्थिति दर्शाने वाला प्रभाव स्टार्क है और जीमान है। ये जीमान से चुंबक और स्टार्क से विद्युत, ठीक है। ये 2 चीज आप याद रखिए। एक और पॉइंट आप लिखिए यहाँ पे, वही पॉइंट, कक्षक और क्या, कक्षक और मान। कैसे मान, देखो सबसे इंपॉर्टेंट मान, तो सॉरी मान। अब मैग्नेटिक पहले आया प्रिंसिपल, फिर आया एजीम्यूचुअल, अब आया मैग्नेटिक। तो एजीम्यूचुअल किस पे निर्भर कर रहा था, जल्दी बताइए, प्रिंसिपल पे निर्भर कर रहा था ना, और ये मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक किस पे निर्भर करेगा, एजीम्यूचुअल मतलब द्विआंशी क्वांटम संख्या पे, मतलब स्मॉल एल पे। तो मान देखो स्मॉल एल से 0 और 0 से प्लस एल, ये होता है इसका मान। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बात सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, माइनस एल से 0, 0 भी ऐड होता है इसमें, और 0 से +1 प्लस एल। देखो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके पढ़ाएंगे, पहला दूसरे पर निर्भर कर रहा है, दूसरा पहले पे निर्भर कर रहा है, तीसरा दूसरे पे निर्भर कर रहा है। तो एल के मान पे निर्भर करता है, और मान होता है -l 0 और +l, ठीक है। क्योंकि आप देखो अब ये इसलिए बताता है क्योंकि कक्षक होते हैं, जैसे p, जैसे d होता है, d के कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 होते हैं, नहीं होते, होते हैं। तो 5 का क्या है, मूव हमेशा प्लस नहीं होता है, देखो ऐसे होता है। इधर बताता हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होता है 0, ये होता है माइनस, ये होता है -2, ये होता है +1 +2, ठीक है। ये होता है मान, देखो ऐसे ये शो करता है ये। तो मैग्नेटिक नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको ये ऐसे बताती है।
ये माइनस एल से लेकर 0 से लेकर, तो यहाँ पे मान हो जाएगा 5 ऐसे ऐसे अपन ढूंढेंगे। तो अपन आगे क्वांटम वाले सवाल करेंगे। यहाँ पे तो नहीं, मतलब इतना तो आपसे पूछता नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेवल थोड़ा कम रहता है, 9 10 तक का लेवल है, उसमें आप डायरेक्ट मान पे आ जाके माइनस एल से 0, 0 से प्लस एल, 0 भी ऐड होता है, माइनस एल से 0, 0 से प्लस एल। ठीक है, ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन कक्षक की संख्या कैसे निकालोगे आप? कक्षक वही 2l+1, 2l+1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए लास्ट क्वांटम संख्या देखते हैं क्या होती है, क्या बोलना चाहती है आपसे। हो गया। रिप्रेजेंट ध्यान रखना, पहले को एन से, दूसरे को एन से, तीसरे को स्मॉल एन से। चक्रण क्वांटम संख्या दैट इज एस, रिप्रेजेंट किससे करेंगे? स्पिन के एस से, ये तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बताती है जल्दी बताइए। चक्रण की दिशा अभी बताएंगे कैसे, और नंबर चक्रण का, चक्रण किसका मेरा करवाओगे क्या? चक्रण देखो, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की संवेग, दोनों को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का ध्यान रखें। देखो आइए कैसे, और इसके बारे में और पहले लिख लो जो भी है। आइए देखो, देखो ये कैसा चक्रण है, ये है, तो ये किधर जा रहा है? इधर की तरफ, मतलब ये भी सेंटर है, तो घड़ी भी किस दिशा में है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए मान होगा इसका +½ कितना होगा? +½ और ये कैसे जा रहा है? ये जा रहा है इधर, तो ये क्या होती है? एंटी क्लॉक, यहाँ पे इसका मान होता है -½ तो ये होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण मतलब जब आप घड़ी की दिशा में, ये होता है वाम मतलब लेफ्ट, लेफ्ट रोटेशन, उल्टे हाथ पे डाइवर्स ट्री, वो कहलाता है दक्षिण। ठीक है, तो चक्रण की दिशा होती है, देखो एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। मैं आपको 3 फॉर्म बना के बताता हूँ कैसे कैसे। आइए अब इनमें से बताइए कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है? कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है? जल्दी बताइए, कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है? क्या ये संभव है, क्या ये संभव है, क्या ये संभव है? ABC। इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताता है कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत? बताइए ना, जल्दी बताइए। अब ये मान कितने आ गए इसके? ये हो गए इसके मान +½ और -½ इसके मान कितने हो गए? +½ और -½ दैट इज ये दोनों नहीं हो सकते कभी भी, हमेशा ध्यान रखना। ये कोश में हमेशा विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्ट लेते हैं। विपरीत चक्रण होगा, एक ऊपर है एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, ये 2 है। ये कभी भी समान चक्रण वाले हैं, दोनों ऊपर नहीं आ सकते, ये दोनों नीचे नहीं हो सकते, तो संभव स्थिति यही रहेगी। ठीक है, मान ध्यान रखना इसका, ये वाला मान हो गया +½ और -½ +½ और -½ दैट इज रिप्रेजेंट स्मॉल s। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा और इलेक्ट्रॉन के चक्रण का संवेग को बताता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन की बात हो, कल ही अपन ने पूरा आज का क्वांटम का नंबर बहुत अच्छा, मेरे को लगता है आज का सेशन काफी सही रहा है। सही का बहुत अच्छा रहा है, मतलब आपको पढ़ लेना और कोई सी एग्जाम में बैठ जाना। अगर साइंस का कोई सवाल आता है इससे